एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04 पे। अगेन मैं लेकर आई हूँ आपके 12th स्टैंडर्ड के ओसी चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, मीनिंग्स पार्ट जो मैंने कवर किया था पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ही आप इस पार्ट पे आइए, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन पार्ट है। मार्केटिंग होता क्या है, मीनिंग क्या होता है, उसके क्या फॉर्मेट होते हैं, वो अगर आप डिटेल में समझेंगे तो आपको ये इजीली समझ पाएगा। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ मार्केट। अब टाइप्स ऑफ मार्केट हमारा देखिए क्या बोलता है। टाइप्स ऑफ मार्केट में क्या होता है, टाइप्स ऑफ मार्केट को डिवाइड किया गया है टोटल आपके 7 बेसिस पे। मतलब मार्केट्स को जो डिवाइड किया गया है वो 7 बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहले कि मार्केट एरिया के हिसाब से उसको डिवाइड किया, टाइम के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया, ट्रांजेक्शन कितनी स्पीड में होता है, मतलब कोई ऐसे मार्केट होगा जहां का ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे मार्केट है जहां का ट्रांजेक्शन बहुत कम है। मार्केट के इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दी गई है, नेचर ऑफ गुड्स, मतलब जो प्रोडक्ट है पेरिशेबल्स है या रेगुलर यूजेस वाले, रेगुलेशन मार्केट में कैसा और उसके कंपटीशन कैसे। ठीक है, तो अभी ये आपके खाली एक डायग्राम दिया हुआ है कि भाई इसके अंदर आता है लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये सारा हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे। नीचे के पार्ट पे आते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। अब ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड के ऊपर वो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बोलते हैं एरिया वाइज हम बात करें तो होता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है, द मार्केट ऑफ द कमोडिटी विच इज सोल्ड विद इन द लोकल ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब आप जिस जगह पे रह रहे उसी एरिया में, सपोज अगर आप एग्जांपल लो कि आप मुंबई के अंदर आप बांद्रा में रहते हो, ठीक है, तो आप अगर बांद्रा में रह रहे हो तो बांद्रा की जिस एरिया में रह रहे हो उस एरिया के आसपास का जो मार्केट है उसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। मतलब अगर मेरा स्टे, सपोज अगर मैं विरार में रहती हूँ, ठीक है, तो विरार में जितने मार्केट है वो मेरे लिए कौन सा मार्केट होगा, वो होगा मेरे लिए लोकल मार्केट। आ रही है बात समझ में। तो लोकल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जो मेरे नियर बाय एरिया में। सेकेंड आता है नेशनल मार्केट, वर्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये मार्केट होता है जहां पे गुड्स को बेचा जाता है विद इन द कंट्री। क्या बोला, वो मार्केट जो हमारी कंट्री के अंदर है। मतलब समझो एप्पल होता है, ठीक है, अब एक एप्पल हुआ, एप्पल को भेजा हमने यहाँ से कश्मीर में, इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कश्मीर में। कश्मीर में अब ऐसा है कि आपको एप्पल खाने के लिए कश्मीर जाने की जरूरत है नहीं ना, कश्मीर हर जगह आ रहा है। तो कश्मीर से अगर मैं बात करती हूँ तो एप्पल को कश्मीर से क्या किया गया, यहाँ पे देखिए कश्मीर से एप्पल आता है, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन क्या होता है, यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है। कश्मीर से एप्पल मुझे खाना है लेकिन वो मुंबई में इजीली आ जा रहा है, बहुत आराम से कश्मीर से मुंबई में आ रहा है। तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, एप्पल को जो ट्रांसफर किया जा रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, एप्पल को जो भेजा जा रहा है वो कंट्री के बाहर हो रहा है या कंट्री के अंदर हो रहा है, कंट्री के अंदर हो रहा है। तो मतलब वो मार्केट जो कंट्री के अंदर है उसको हम बोलते हैं नेशनल मार्केट। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है कंट्री के अंदर हो रहा है, उसके लिए हमें कंट्री के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मार्केट। अगेन आपको वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल मार्केट का मतलब क्या है। इंटरनेशनल मार्केट मतलब यहाँ पे दिया है प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अदर कंट्री। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, ध्यान से देखो। आप समझो बीएमडब्ल्यू कार है, ठीक है, अब बीएमडब्ल्यू कार बनती किसी और कंट्री में। अगर मैं बोलती हूँ कि ये बीएमडब्ल्यू है, अगर ये बन रही है यूएस के अंदर, यूएस से ये आती कहां पर है, इंडिया में आ रही है, बात आ रही है समझ में। तो प्रोड्यूस कहां पर हुई, यूएस में, और आ कहां पर रही है, इंडिया में। तो ये कौन सा मार्केट हो गया, इंटरनेशनल मार्केट। मतलब वो मार्केट जो हमारी कंट्री के बाउंड्री के बाहर से हम ले रहे। मतलब एप्पल जब मंगाना था तो मैंने अपनी कंट्री के अंदर ही, एक स्टेट था, स्टेट से स्टेट में हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे फोक्सवैगन का अगर आप एग्जांपल ले लो, तो अगर हम फोक्सवैगन का एग्जांपल में लेती हूँ तो फोक्सवैगन प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, जर्मनी में, ठीक है। और जर्मनी से अगर किसी को खरीदना है तो क्या उसको जर्मनी जाना पड़ेगा, नहीं ना, इंडिया में वो है। तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट हो रहा है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब ऐसा ट्रांजेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइप। पहला वाला क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस कौन कौन सा था, फटाफट रिवाइज करो। पहला क्या था, लोकल मार्केट जो मेरे एरिया में रहता है। दूसरा क्या था, नेशनल मार्केट जो मेरी कंट्री के अंदर है। थर्ड क्या था, इंटरनेशनल मार्केट जो मेरी कंट्री के बाहर आता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब टाइम के हिसाब से देखो वो क्या बोल रहा है,
टाइम के हिसाब से भी वो सेम चीज बोलता है। तीन चीज ध्यान रखना है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। टाइम टू टाइम, मीनिंग बाय मीनिंग देखते हैं। दिस टाइप ऑफ मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस फॉर few hours or a day at a particular time and place, and this type of market are vegetable, fruits, milk and are sold। मतलब ये ऐसा मार्केट होता है जो कुछ घंटों के लिए, कुछ टाइम के लिए होता है और उसके बाद वो चला जाता है। मतलब अभी फिलहाल जैसे टाइम है, मैंगो आया, तो मैंगो आपका कब से मिलता है, अप्रैल से मिलना स्टार्ट होगा, और अप्रैल से लेके वो मिलेगा कब तक आपको, अप्रैल से लेके सपोज मिलता है जुलाई तक। तो ये इतने टाइम के बाद आपको मैंगो मिलेगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक पेरिशेबल गुड्स है। कैसा गुड्स है वो, एक पेरिशेबल गुड्स है। और पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो ये कैसा गुड्स है, पेरिशेबल, जो एक टाइम के बाद जल्दी खराब हो जाएगा। तो इसका मार्केट क्या है, वेरी शॉर्ट, 3 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद वो आपको दिखना। जैसे अभी बनाना, बनाना क्या होता है, आपको हर मंथ में मिलेगा, 12 के 12 महीने आपको खाने वो मिलेगा। तो उसका मार्केट लिमिटेड टाइम की नहीं है, वो लॉन्ग पीरियड है। पर मैंगो का मार्केट क्या होता है, छोटे टाइम के लिए होता है, वो 3 महीने 4 महीने तक आपको मार्केट में दिखेगा, उसके बाद उसका मार्केट चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्ट मार्केट। शॉर्ट मार्केट बहुत इजीली समझो, इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड, वीकली बोल दो फेस्टिव मार्केट। अब फेस्टिव मार्केट का एग्जांपल देखो, अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली के टाइम पे घरों में क्या लेंगे, सब क्रैकर्स खरीदेंगे। अब जितने भी क्रैकर्स के शॉप है वो कब तक चलेंगे, जब तक दिवाली है। ठीक है, एक बार दिवाली चली गई तो ये मार्केट चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा ना। अभी दिवाली आएगी, रंगोली बनाएंगे, रंगोली के लिए हम लोग कलर्स लेंगे, तो जो कलर्स है, जो क्रैकर्स है, वो कब तक यूजफुल है हमारे लिए, जब तक ये फेस्टिवल चलेगा। जैसे ही दिवाली गई, इसका यूज क्या हो गया, खत्म हो गया। बात आ रही है समझ में? तो ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड। समझ में आ गया, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में एग्जांपल क्या लिया मैंने, मैंगो का, 3 मंथ के लिए चला गया। शॉर्ट पीरियड में क्या, कि भाई ये थोड़े टाइम के लिए आया, उसके बाद वो भी चला जाएगा। नेक्स्ट, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड मतलब जो लंबे समय तक चलता है, नॉन पेरिशेबल है। जैसे एग्जांपल अगर आप ले सकते हो, ग्रेन्स का मार्केट, व्हीट, राइस, ये सब क्या लॉन्ग टर्म है। हमेशा सबको दाल की जरूरत है, हमेशा सबको चावल की जरूरत है, हमेशा वो खरीदने वाले। तो इसके मार्केट ऐसा नहीं कि 6 महीना दाल मिलेगा, फिर 6 महीने बाद दाल चावल नहीं मिलेंगे, वो हमेशा आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग पीरियड मार्केट। समझ में आ गया आप लोग को? दो पार्ट देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस देखा, नेशनल, लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल। सेकंड हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखा, टाइम में क्या था, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। अब वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे देखो क्या बोलते हैं। सबसे इजी वाला ये वाला पार्ट है जो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी। अगर एक एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल लेती हूँ कैमलिन कंपनी। ठीक है, कैमलिन कंपनी अगर कोई मार्कर बनाती है या कलर्स बनाती है, तो कैमलिन इसकी क्या है, प्रोड्यूसर। कैमलिन कौन है, इसके प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब क्या, जो उस चीज को प्रोड्यूस करता है, जो उस चीज को बनाता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर क्या कैमलिन की कंपनी खुद आके हर घर में वो बेच रही है, नहीं ना। कैमलिन की कंपनी खुद आती है और खुद बोलती है लो लो हमारे ये हमारे कलर्स ले लो, हमारा वाटर कलर ले लो, हमारा मार्कर्स ले लो, ऐसा नहीं बोलती ना। वो किसको देती है, वो देती है होलसेलर्स को। किसको देती है, होलसेलर। होलसेलर कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो इनका सामान बल्क में लेते हैं। जैसे कि अगर इन्होंने 100 मार्कर बनाया है, ठीक है, तो ये होलसेलर जो रहेंगे 50 ये एक साथ उठा के लेके चला जाएगा। ऐसे दो होलसेलर्स को वो बांट देगा, एक साथ वो बल्क में उठा के लेके चला जाएगा। फिर ये होलसेलर अपने एरिया के अलग अलग किसको देता है सामान, रिटेलर्स को। किसको देता है, रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं, आपके घर के नीचे जितने भी छोटे स्टोर्स है जहाँ पे दाल चावल स्टेशनरी एक साथ वो रखता है सारी चीजें, वो खाली एक प्रोडक्ट नहीं रख रहा है। देखो होलसेलर जो होता है ना, वो एक तरीके का डीलर होता है, वो एक ही प्रोडक्ट का स्टॉक रखता है, वो बहुत सारे प्रोडक्ट जल्दी अपने पास नहीं रखता है। पर रिटेलर के पास मल्टीपल चीजें होती है, वो अपने यहाँ पे ज्यादा चीजें एक साथ लेता है। आ रही है बात समझ में? तो होलसेलर क्या रहता है, वो रिटेलर्स को सारी, ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स को, अब इसने जो ये 50 उठाया, ये 10 इसको देगा, फिर 10 किसी और को देगा, 10 किसी और को देगा, ऐसे अलग अलग रिटेलर्स को वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और रिटेलर्स जो रहते हैं, रिटेलर्स के पास कौन आता है, रिटेलर्स के पास आते हैं हमारे कंज्यूमर। ठीक है, तो यही दो मार्केट है यहाँ पे, होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट। अब ध्यान से समझे यहाँ पे, अगर मैं बात करती हूँ प्रोड्यूसर की, तो क्या प्रोड्यूसर किसी से सामान ले रहा है क्या? मार्केट क्या होगा, मार्केट मतलब मैंने किसी से खरीदा और मैंने उसको बेचा, लेकिन सिर्फ मैं बेच रही हूँ, मैंने खरीदा नहीं है।
तो मैं मार्केट, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूं, मैं ट्रेड नहीं कर रही। अगर कंज्यूमर कोई चीज खरीदता है तो वो खुद कंज्यूम करता है, उसको बाद में बेचता नहीं है, तो मतलब वो क्या है, वो कोई ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर का मतलब क्या, जो बाइंग और सेलिंग दोनों करता है, ठीक है। तो अगर यहाँ के चेन में हम देखते हैं तो प्रोड्यूसर खाली बना रहा है, पर वो उस चीज को बेच रहा, सिर्फ बेच रहा है, वो किसी से खरीद रहा नहीं है। होलसेलर ने प्रोड्यूसर से खरीदा और बेचा किसको, रिटेलर को। तो ये बाइंग एंड सेलिंग का पहला चेन किसने किया, होलसेलर ने। दूसरा, रिटेलर ने खरीदा किससे, होलसेलर से, और बेचा किसको, कंज्यूमर को। तो दूसरा चेन किस कौन आया, रिटेलर। पर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर खरीदता नहीं है, सिर्फ बेच रहा है, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, वो एक ही चीज कर रहा है। कंज्यूमर बेचता नहीं है, वो सिर्फ खरीद रहा है, तो वो ट्रेडर नहीं है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्सेप्ट कौन से होंगे, होलसेल एंड रिटेल मार्केट। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस के ऊपर देखो क्या बोलते हैं, तीन तरीके का मार्केट होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्मिनल मार्केट। ये ऐसी चीज है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी, पर ये थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। वन बाय वन देखते हैं क्या बोलता है। प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट। जैसे कि प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है, बचपन से पढ़ रहे हो ना भाई, 8, 9, 10 से पढ़ रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। तो प्राइमरी क्या होता है, वो प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है। तो सारे प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्रूट्स किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर है। जितने भी वेजिटेबल्स क्या है, एग्रीकल्चर। फूड ग्रेन्स क्या है, एग्रीकल्चर। तो इसका जो मार्केट है, मतलब जिसको हम एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जो मार्केट है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। समझा कि नहीं समझा, मतलब फ्रूट का मार्केट, वेजिटेबल का मार्केट, ग्रेन्स का मार्केट, ये सारे मार्केट तभी पॉसिबल है जब एग्रीकल्चर होगा। तो कोई भी मार्केट जो एग्रीकल्चर के हिसाब से चलता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी मार्केट refers to the market for semi processed and semi manufactured goods। सेमी प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जिसको हम माइनिंग करके निकालते हैं। जैसे जितने भी आपके आयरन होते हैं, आयरन ओर क्या होता है, ओर का मतलब होता है उसका छोटे से पार्टिकल्स। तो जितने भी आप मिनरल्स को निकालते हो, आयरन का मार्केट, यॉन का मार्केट हो गया, जिसको हम एक तरीके से सेमी प्रोसेस करते हैं, निकालते हैं। अब आयरन आप जैसे देख रहे हो, वो लोखंड जो देखते हो वैसे फॉर्म में नहीं आता, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है। ओर्स मतलब उसके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। बाद में उसको हम लोग प्रॉपरली उसको एक गैदर करते हैं, तब जाके प्रॉपर आयरन बनाते हैं। तो ये मार्केट कौन सा आ गया, सेकेंडरी मार्केट। थर्ड आता है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट का मार्केट वेयर द गुड्स आर सोल्ड to the ultimate consumer for the user of the product। अब टर्मिनल मार्केट का है, जैसे एक एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको, ठीक है। समझो फ्रूट का प्रोडक्शन हुआ, एग्जांपल देखो, फ्रूट में क्या हुआ, आप समझो मैंगो बनाया, ठीक है। अब मैंगो जो हो रहा है, पहले इसको एग्रीकल्चर किया जाएगा, मैंगो का पहले क्या किया जाएगा, एग्रीकल्चर किया जाएगा, ठीक है। तो जब उस मैंगो को एक किसान, एक फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है, तब वो क्या है, प्राइमरी, ठीक है। फिर एक कंपनी जो जैम बनाती है, ठीक है, जैम बनाती है, जेली बनाती है, वो इस मैंगो को लेगी और इसी मैंगो से वो बनाती है क्या, जेली बनाती है। सपोज वो क्या बना रही है, जेली, तो वो किस में आ गया, सेकेंडरी मार्केट। अब जब ये जेली बन जाएगा तो ये किसको बिकेगा, सीधा कंज्यूमर को। किसको बेचा जाएगा, ये कंज्यूमर को। तो ये किसको जाएगा, फिर सीधा कंज्यूमर के पास। तो अब ये मार्केट जहां पे ये प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को दिया जा रहा है, क्या बोला उसने, देखो, वेयर गुड्स आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, जो उसको लेने वाला है, डायरेक्ट जब उसको दिया, तब ये क्या बन गया, टर्मिनल मार्केट। समझ में आ गया तीनों का तीनों कॉन्सेप्ट। प्राइमरी मार्केट जहां पे एग्रीकल्चर है, सेकेंडरी मार्केट जहां पे उसको सेमी मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा, मतलब उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। टर्मिनल मार्केट जहां पे अब वो फाइनल प्रोडक्ट को बेच दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द गुड्स। अब नेचर ऑफ द गुड्स के अंदर देखो वो क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ गुड्स में वो बोलता है कि भाई दो तरीके का मार्केट है, एक होता है कमोडिटी मार्केट एंड सेकंड इज द कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट क्या होता है, कमोडिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स, मटेरियल एंड प्रोड्यूसर्स। कमोडिटी जहां पे किसी सामान को बनाया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, जहां पे वो प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। कैपिटल मार्केट फॉर बोरिंग एंड लैंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ध्यान से समझो, अगर मैं कैमलिन कंपनी की बात करती हूँ, ठीक है, आप लोग बोलोगे मुझको कैमलिन से कुछ ज्यादा प्यार है, तो भाई इजी नाम वही याद आ रहा है बार बार, तो वही नाम ले रही हूँ मैं।
समझो अगर मैंने एग्जांपल लिया कैमलिन का, ठीक है, अगर मैंने कैमलिन कंपनी का नाम लेती हूँ तो कैमलिन क्या करती है, ये क्या करती है, चीजों को प्रोड्यूस करती है। तो ये क्या कर रही है, ये प्रोड्यूस कर रही है, ये कमोडिटी बना रही है, ये सामान बना रही है और उस सामान को ये मार्केट में बेच रही है। तो इसको मैं कौन सा मार्केट बोलूंगी, कमोडिटी मार्केट। दूसरी तरफ अगर हम एग्जांपल लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, अब एचडीएफसी बैंक जो है ये क्या कोई सामान बनाती है क्या, ये कोई सामान नहीं बनाती है, ये बेसिकली क्या करती है, इसका काम होता है हमें सारे तरीके के फाइनेंशियल हेल्प देना, मतलब लोन चाहिए, अपने पैसे को हम चाहते हैं कि बैंक में सिक्योर रखे, हमारा लोन सिक्योर रहे, तो ये हमें क्या करती है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। यहाँ पे देखो ये बोले कि हमें लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है, हमें अपना बिजनेस चलाना है तो लोन चाहिए, तो मैंने लोन ले लिया। फाइनेंशियल एसेट्स डील विद कैपिटल मार्केट, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनी है, अब कैमलिन तो सामान प्रोड्यूस कर रही है पर उसको भी अगर अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो उसको फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो वो किसके पास जाएगा, कैपिटल मार्केट। समझ में आ गया। तो कमोडिटी मार्केट का मतलब जहां पे कमोडिटी को बनाया जा रहा है, कैपिटल मार्केट जहां पे डील किससे किया जा रहा है, सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट्स से। क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट है इसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप बताओ, मैं आपको वापस से इस चीज को क्लियर कर दूंगी अगर पॉसिबल हो पाया तो। चलो नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। अभी रेगुलेशन का मतलब ही समझ में आ गया, रेगुलेशन मतलब क्या, जो रेगुलर होता है। तो रेगुलेटेड मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जो रोज चल रहा है। सो रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री, जैसे कि कमोडिटी एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे गुड्स डेली बिक रहे, खरीद रहे, हम डेली डिमांड जा रहे हैं सामान खरीदे तो डिमांड डेली चल रहा है। अगर हम राशन की दुकान पे बात करें तो डेली वो कुछ ना कुछ बेच रहा है। स्टॉक मार्केट, शेयर्स डेली सुबह उठते हैं, शेयर्स का मार्केट खुलता है, फिर प्राइस चेंज होते हैं, तो ये क्या है, डेली मार्केट है। फॉरेन एक्सचेंज, अनरेगुलेटेड मार्केट मतलब क्या, अब यहाँ पे रेगुलेटेड का मतलब एक ऐसा मार्केट जिसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लेकर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि रिफर्स टू द मार्केट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक रेगुलेशन, इज जनरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ये रेगुलर चल रहा है, इसकी जरूरत रोज है और रोज चल रहा है, और इसको प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन से चलाया जा रहा है। और रूल्स और रेगुलेशन किसकी रहती है, डेफिनेटली कुछ हद तक गवर्नमेंट का इंटरफेयर इसके अंदर रहता है। पर ये जो मार्केट होता है ये फ्री मार्केट है कि पब्लिक का डिमांड आ गया तो इसको बेच दिया, पब्लिक का डिमांड आ गया, जैसे अभी मास्क का आया था, अचानक से डिमांड आया, बहुत सारे मास्क बिकने लगे, मार्केट चला गया, डिमांड कम हो गया। तो ये कौन सा मार्केट था, अनरेगुलेटेड था, फ्री मार्केट, कि अचानक से मास्क का कोविड आया, कोविड के टाइम पे पब्लिक ने डिमांड बहुत ज्यादा कर दिया कि भाई मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, हर कंपनी ने सैनिटाइजर बनाना स्टार्ट कर दिया, मास्क बनाना स्टार्ट कर दिया। जब धीरे धीरे कोविड चला गया तो उसका मार्केट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कौन सा मार्केट था, अनरेगुलेटेड। वो मार्केट आया क्यों, क्योंकि पब्लिक का डिमांड था। पर उस टाइम पे भी अगर आप बोलोगे तो शेयर मार्केट तो चल ही रहा था, भले कोविड आया, लोगों को कमोडिटी थी वो चल ही रहा था। तो वो कौन सा मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टाइप्स ऑफ मार्केट का पार्ट था वो होता है ऑलमोस्ट खत्म। नहीं समझा रहेगा वापस से रिवाइंड करना, वापस से रिवीजन लेना, और अगर कुछ और प्रॉब्लम रहेगी तो अगेन वापस बोलती हूँ कमेंट्स में देखना। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा एक लास्ट पार्ट बच गया था, ऑन द बेसिस ऑफ द कंपटीशन। अच्छा ये ध्यान से समझो, अगर आप लोग ने इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ा होगा ना तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। वापस पहले पूरा पढ़ती हूँ, और ये समझे तो हमारा इकोनॉमिक के अंदर एक चैप्टर है जिसके अंदर सेम होता है कि कॉम्पिटिशन कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो होता है। परफेक्ट कंपटीशन क्या बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बाय एंड सेल देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम साइज, कलर एंड डिजाइन। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जिसका साइज, शेप, डिजाइन सेम है, और द बायर एंड द सेलर have the perfect knowledge about the market condition। और बायर को पता है कि प्रोडक्ट कितने में बिकेगा और सेलर को भी पता है कि प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, एंड वन सिंगल प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। अभी ध्यान से समझो इसका मतलब क्या होता है। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, समझो डिटर्जेंट का एग्जांपल ले लिया, ठीक है। डिटर्जेंट में आप एग्जांपल ले लो जो हमारा ऑल टाइम फेमस है टाइड, ठीक है। अब एक टाइड है, अब इसका कलर कैसा होता है, ये होता है थोड़ा सा आपका ऑरेंज या येलो कलर का कुछ होता है, ठीक है। सेम टाइम में रिन का पैकेट जो होता है उसका कलर कैसा होता है, वो होता है ब्लूइश कलर। तो ये सबका काम एक ही है, रिन, सर्फ एक्सेल, टाइड, सबका काम एक ही है। ये लोग काम क्या करते हैं, इनका काम है कपड़े को साफ करने का, डिटर्जेंट है।
बट फिर भी सबका जो कंसिस्टेंसी, सबके पैकेजिंग कलर, सबके अंदर देखोगे, अगर टाइड को देखोगे अंदर से अलग होता है, रिन को देखते हो तो अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होते हैं, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है, मतलब यूज एक है बट फिर भी साइज सेम कलर नहीं। बट अचानक से मार्केट में ये बोल दिया गया कि जितने भी डिटर्जेंट होंगे वो सबका साइज, कलर और डिजाइन एक जैसा होगा। आपको बात आ रही है समझ में? उसने क्या बोला कि जितने भी डिटर्जेंट है सबका साइज, डिजाइन और कलर सेम होना चाहिए। अब आप समझो, पहली कंडीशन ये, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि वो जितने भी प्रोडक्ट है सबका प्राइस भी एक ही होगा। मतलब अगर मैं टाइड खरीदूंगी तो भी 100 रुपया, अगर मैं सर्फ एक्सेल खरीदूंगी तो भी 100 रुपया, अगर मैं रिन खरीदूंगी तो भी 100 रुपया। अब मेरे को बताओ, अगर तुम किसी दुकान पे जाते हो, आप लोग अगर कभी किसी सुपर स्टोर में जाते हो, जैसे डीमार्ट वीमार्ट अगर जाते हो, तो वहां पे जाने के बाद मम्मी क्या करती है, ऐसा देखती है, अच्छा रिन कितने का है, 500 का, टाइड कितने का, 300 का, 300 वाला उठा फटाफट, बोलती है कि नहीं बोलती है? ऐसा करती है ना मम्मी, क्यों? क्योंकि सबका प्राइस अलग है, तो वो देखती है कि जो सस्ता वाला है वो उठा ले, क्योंकि भैया मिडिल क्लास वाले लोग हैं, हमको यही जमेगा, तो वो सस्ता वाला उठाती है। पर अगर आप जा रहे हो, अगर आप ऐसे किसी डीमार्ट में घुसे और आपको पता है मैं कोई भी अगर उठाऊंगी सामान, कोई भी डिटर्जेंट उठाऊंगी, सबका प्राइस 100 रुपए, तो मैं क्या ब्रांड देखूंगी? क्या मैं पैकेजिंग, मेरे को मालूम है ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, उठाऊंगी और डाल दूंगी। मतलब कस्टमर को भी पता है प्रोडक्ट का प्राइस पहले से क्या है, और बायर को भी पता है क्या है। और अगर ऐसा सिचुएशन होगा ना, तो ये जो है ये होता ही नहीं। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? अगर कंपटीशन में कब होता है? जब प्राइस अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, तब हम बोलते हैं मार्केट में कंपटीशन कि भाई अरे यार इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ये डिटर्जेंट अच्छा है, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी, पर प्रोडक्ट भी सेम, साइज भी सेम, कलर भी सेम और सब तो सब सेम, प्राइस भी सेम। तो परफेक्ट कंपटीशन में कंपटीशन होता ही नहीं है, और ऐसा कोई मार्केट एक्चुअल में है ही नहीं। ये क्या है? सिर्फ एक इमेजिनेशन। ध्यान से समझना, परफेक्ट कंपटीशन जैसा मार्केट कोई है ही नहीं, ये सिर्फ और एक सिर्फ इमेजिनेशन है। ये मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि भाई किसी सारे प्रोडक्ट का प्राइस एक जैसा, सारे बायर्स को पता है प्राइस, सारे सेलर्स को पता है प्राइस, तो ये मार्केट होता नहीं है। बट आपके पढ़ने के लिए ये बताया जा रहा है कि एक ऐसा मार्केट है जहां पे सारे प्रोडक्ट का साइज सेम, होमोजेनियस का मतलब ही होता है शेप, साइज, कलर सेम है, और यहाँ तक कि बायर्स और सेलर्स को उसके प्राइस भी पहले से पता होता है, ठीक है। इम्परफेक्ट मार्केट, ये मार्केट जिसमें हम रहते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट क्या, जो फिलहाल मार्केट है, इसमें क्या होता है देखो, मार्केट सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मार्केट इम्परफेक्शन, सिंगल सेलर, माल एडजस्टमेंट, डिमांड है। माल एडजस्टमेंट क्या होता है कि भाई जितना पब्लिक को चाहिए, थोड़ा सा अगर प्राइस समझो, एक प्रोडक्ट का प्राइस 50 रुपया चल रहा है, सर डिमांड, सप्लायर सोचता है अरे 50 चल रहा है, थोड़ा सा सप्लाई कम कर देता हूँ, सप्लाई कम करूंगा तो पब्लिक डिमांड ज्यादा करेगी, और जब डिमांड मतलब अगर 10 पब्लिक को चाहिए, मैं बोलता हूँ सॉरी मेरे पास 5 ही है, तो पब्लिक को दिख जाएगा अरे सामान नहीं है, डिमांड ज्यादा है, तो 50 का प्राइस सीधा क्या हो जाएगा, 60। इस तरीके से चेंज होता है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स, ना बायर्स को पता है कि प्रोडक्ट कितने में जाएगा, ना सेलर को पता है दुकान में जाने से पहले कि वो प्रोडक्ट मुझे कितने का मिलेगा। ये होता है इम्परफेक्ट मार्केट, और जो आज का मार्केट है वो टोटली इम्परफेक्ट है, परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है। इम्परफेक्ट के अंदर देखो क्या दिया, इम्परफेक्ट को टोटली 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके अंदर बोला है एक आता है मोनोपोली, एक आता है डिओपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोस्पोली। अब मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली का मतलब ये तुम्हारा घर है, ठीक है, अभी मेरे ड्राइंग पे मत जाना, इग्नोर करना। तुम अपने घर के बाहर निकले, तुम जैसे अपने घर के बाहर निकलते हो, यहाँ पे पूरे तुम्हारे एरिया में 5 किलोमीटर तक सिर्फ एक ही किराने का स्टोर है। कितना? एक ही राशन का स्टोर है। अब ये राशन के स्टोर के अलावा कहीं पे आपको दाल चावल मिलेगा ही नहीं। आप इनके पास गए, आपने बोला भाई मेरे को ना 1 kg राइस चाहिए। क्या बोला आपने इनको? मुझे 1 kg राइस चाहिए। इसने पूछा, आपने पूछा कितने का है, तो इसने बोला भाई मिलेगा 400 रुपए का। आप बोलोगे कि क्या बात कर रहे हो, 400 रुपए किलो चावल होता है क्या? 70-80 रुपए किलो। बोलेगा लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। रीजन क्या है पता है? रीजन होता है कि मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल।
और पोली का मतलब होता है सेलर। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। एंड पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। मतलब ये पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है और उसको पता है कि मेरे अलावा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, इसको मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो वो जितना मर्जी चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोडक्ट को बेच रहा है। आगे बात समझ में? मोनोपोली क्या होती है, डिओपोली क्या है। अब यहाँ पे सेम चीज, यहाँ पे एक था, यहाँ पे कितने आ गए? दो सेलर्स। सेलिंग इधर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट। अब दोनों सेलर है, या तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे या तो अलग अलग। राशन वाला है, ये राशन वाला है, और इधर भी राशन वाला है, दोनों राशन का ही सामान बेच रहे हैं। या तो इसने डिसाइड किया भाई तू दाल चावल बेच और मैं ये जो मसाले वसाले रहते हैं ये बेचता हूँ, तो या तो सेम प्रोडक्ट बेचेंगे या तो अलग अलग प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो क्या बोलता है? नेक्स्ट वो बोलता है ऑलिगोपोली। ऑलिगोपोली क्या होता है? ऑलिगोपोली का मतलब होता है इन ऑलिगोपोली देयर आर फ्यू सेलर्स। ध्यान से समझो, मोनोपोली में कितने थे? यहाँ पे है वन सेलर। कितना? वन सेलर। ठीक है, डीओ, डीओ का मतलब क्या होता है? टू। पोली का मतलब क्या होता है? सेलर। नाम से समझो। ठीक है, मोनो का मतलब क्या था? सिंगल। डीओ का मतलब क्या? टू। कितने सेलर है? दो। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर आर ओवरऑल टू सेलर्स। ठीक है, यहाँ पे मोर देन टू, सिंपल वर्ड क्या है यहाँ पे? मोर देन टू। यहाँ पे दो से ज्यादा सेलर्स है। सेलिंग सेम चीज, या तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, एक दुकान हो गया राशन वाले का, एक हो गया मेडिकल वाला, एक हो गया फर्नीचर वाला, एक ही दुकान नहीं, अलग अलग दुकान है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी क्या होता है? मोनोस्पोनी का मतलब होता है मार्केट सिचुएशन वेयर देयर सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस। मतलब यहाँ पे खरीदने वाला, इसको यहाँ पे सेलर का कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोस्पोनी में क्या है? सिंगल बायर है, इस प्रोडक्ट को एक ही इंसान खरीदेगा, इसके अलावा कोई खरीदेगा ही नहीं। अब अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो डॉक्टर के पास वही जाएगा जो बीमार है। हर कोई जाएगा क्या? राशन की जरूरत हर किसी को है, पर डॉक्टर की जरूरत किसको पड़ेगी? जिसको बीमार होगा। तो ये क्या हो गया? मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ मार्केट का, ये ओवरऑल होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग देखो आपको क्या बोलता है। मार्केटिंग का मतलब तो समझ में ऑलरेडी आ गया था कि मार्केटिंग क्या होता है। अब इस मार्केटिंग का फायदा क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फटाफट पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जाएंगे तो ये इजीली समझेगा, नहीं तो कंफ्यूज होते रह जाओगे। पहला क्या बोला इसने? इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब देखो क्या बोलता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग ये होता है कि गुड्स और सर्विस दो। किसी भी मार्केटिंग का पहला एम क्या होता है कि सारे गुड्स और सर्विस कस्टमर को टाइम पे दो। कस्टमर को चीजें टाइम पे मिलेगी ना, तो कस्टमर क्या रहेगा? सेटिस्फाई। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा, प्रोडक्ट्स टाइम पे मिलेगा, तो कस्टमर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। कैसे? मार्केटिंग जो रहता है वो आइडेंटिफाई करता है कस्टमर को। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब मैंने उसको दिखा दिया, मैंने प्रमोशन कर दिया, मैंने बहुत मार्केटिंग किया। अब वो प्रोडक्ट जैसे मार्कर कर रही हूँ, तो मार्कर मुझे पता है कि कौन लेने वाले हैं। जितने भी टीचर्स है, जितने भी स्कूल्स वाले, वही लेंगे। कोई बच्चा घर में टाइम पास के लिए इतना मार्कर नहीं खरीदेगा। पेन और बॉल पेन बना रही तो कौन ज्यादा लेगा? ये सबको डिमांड आने वाला है, ये टीचर्स को भी जरूरत पड़ेगी, स्टूडेंट्स को भी जरूरत पड़ेगी। तो मार्केट समझ में आता है एंड प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एट द चीपर प्राइस। मुझे कस्टमर पता चल गया, मेरा कस्टमर कौन होने वाला है। हर प्रोडक्ट को एक चीपर मतलब एक सही प्राइस पे मैं बेच सकती हूँ। This will increase the maintain the standard of the living of customer and in the modern large scale production of goods and service related its price due to which the poor section of society can attain the reasonable level of living. Example समझो, अगर मैं बात करती हूँ कपड़े की, अब ये ब्रांड आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, ये बड़े बड़े ब्रांड है। अगर कपड़े खाली यही दोनों ब्रांड के बने, तो एक कॉमन इंसान जिसकी पगार 20-25 हजार है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है क्या इस प्रोडक्ट को? नहीं कर सकता ना। पर उसी टाइम पे लोकल कंपनीज है, तो आज वही इन्हीं के कपड़ों के आज क्या बनते हैं? बहुत सारे कॉपीज बनते हैं। जैसे आपको दिखा होगा प्यूमा का अलग ही कुछ नाम हो जाता है, एडिडास का एबिडास हो जाता है। तो लेकिन भले ऐसे बन रहे, लेकिन आज एक लोअर सेक्शन का पर्सन वैसे स्टैंडर्ड कपड़े को थोड़ी चीप क्वालिटी के साथ खरीद सकता है, और एटलीस्ट वो खरीद रहा है तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो क्या बोलता है। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि इट प्रोवाइड्स द एम्प्लॉयमेंट
और सीधी सी चीज है, देखो जितना मार्केटिंग बढ़ेगा, जितनी मार्केटिंग बढ़ेगी, मार्केटिंग, बाइंग होता है, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारे काम होते हैं जो हमें उस टाइम पे जरूरत होती है। मतलब प्रोडक्ट को बेचना है, खरीदना है, इसको वेयर हाउसिंग करना है, रिस्क देखना, ये सारे काम जब बढ़ते हैं तो ये सारी चीजों के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? देयर इज अ नीड ऑफ द पीपल। एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने से लेके एक कस्टमर के पास बेचने के, मतलब वो जब उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस करने से लेके उसको कस्टमर के पास बेचने तक बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें। अब ये प्रोडक्ट जो रहेगा ये जाएगा किसके पास? होलसेलर के पास। जब ये होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के पास किसके थ्रू जाएगा? ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा, ठीक है। होलसेलर से कि ये किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। ये भी किसके थ्रू जाएगा? ट्रांसपोर्ट। फिर किसके पास जाएगा? कस्टमर। अब सोचो ना, अगर इसने चीज को प्रोड्यूस ही नहीं किया तो इसके पास काम कहाँ से आता? इसके पास काम नहीं आता, फिर इनके पास काम नहीं आता। तो आज बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो होलसेलर को एम्प्लॉयमेंट मिला, यहाँ पे इसको होलसेलिंग के लिए ये अपने आप पे 10 लोगों को काम पे रखेगा, रिटेलर अपने आप पे 1 को काम रखेगा, ट्रांसपोर्ट में कम से कम 10 से 20 लोग रहेंगे जिनको काम मिलेगा। तो ऐसी चीजों की वजह से इनको क्या होता है? इनको प्रॉपर जॉब मिलते हैं, इनको प्रॉपर काम मिलता है। तो ये क्या कर रहा है? अगर चीजें बन रही है, मार्केटिंग हो रही है, प्रोडक्ट जा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर आता है डिक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर वो क्या बोल रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में बोलता है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज help to cheap goods and service to the society, and effective utilization of channel of distribution and reducing the cost of price for the product. Reduction of cost will help to increase the potential customer for product service, and it also assure the availability of the product. देखो वो क्या बोल रहा है कि मार्केटिंग जो रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैसे कम करता है? ये एक गुड्स को और सर्विस को चीप प्राइस में पब्लिक के पास लेकर आता है। इफेक्टिव जितने भी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा ना, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो चैनल है वो सही तरीके से जाता है और इसका जो खर्चा है, रिड्यूस द कॉस्ट, विल हेल्प टू इंक्रीज द पोटेंशियल सर्विस। एक एग्जांपल देखो, एक प्रोडक्ट अगर बनता है, ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट को बनने में 20 रुपया लगा, अब अचानक से इसके ऊपर अगर मैंने 10 रुपए का ट्रांसपोर्ट खर्चा डाल दिया, इसके ऊपर मेरा 10 रुपए का मैंने क्या डाल दिया? टैक्स डाल दिया, ठीक है। 10 रुपए का इस पे क्या आ गया? टैक्स। अब ये प्रोडक्ट हो कितने गया? 40 का। अब ये बिकेगा कितने का? 50 का। बेसिकली क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी चीजें जो रहती है ये इसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाती है। पर अगर चैनल सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, प्रोडक्ट सही तरीके से जाएगा, तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को वो बढ़ने नहीं देता है। देखो ध्यान से, increase the potential customer for the product and service, also assure the timely availability of the product. सबसे बड़ी चीज है कि भाई प्रोड्यूसर हर दुकान तक या हर कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता है। फायदा क्या हो रहा है कि अगर प्रोड्यूसर कोई चीज बना रहा है, उसने होलसेलर को दे दिया, होलसेलर ऐसे 10 रिटेलर को देगा, और हर कस्टमर जो है, हर कस्टमर टाइम टू टाइम, अब यहाँ पे किसको दे देगा? रिटेलर्स को। ये रिटेलर अपने आप पे किसको देगा? 4 कस्टमर। यहाँ पे रिटेलर, ये रिटेलर किसको देगा? 4 कस्टमर। मतलब सही तरीके से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर कस्टमर, हर एक कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जा रहा है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही है और सही प्राइस पे पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर खाली इसको डायरेक्ट करना रहता तो ये हर जगह शायद नहीं पहुंच पाता, और ये चैनल नहीं होता तो चीजें हर किसी के पास पहुंचती नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंज्यूमर अवेयरनेस। किसी भी प्रोडक्ट का अगर मार्केटिंग होता है ना, तो कंज्यूमर को पता चलता है ये प्रोडक्ट आया है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल मैंने, अगर आप लोग यूट्यूब ज्यादा देखते हो तो आज से कुछ ये लॉकडाउन के टाइम पे 2 ऐसे प्रोडक्ट आए थे जिन्होंने कभी टीवी पे अपना एड ज्यादा किया नहीं, अब उन्होंने टीवी पे एड करना स्टार्ट किया। दोनों प्रोडक्ट कौन से है? आप एक ममा अर्थ का एग्जांपल ले लो और वाव करके 2 प्रोडक्ट्स आए थे। अब ये दोनों प्रोडक्ट ने जो अचानक से ये एक बड़े ब्रांड बन गए। कैसे ब्रांड बने? क्योंकि इन्होंने सारा का सारा जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, जितने भी यूट्यूब पे देखने वाले थे, सबको क्या किया? वो प्रोडक्ट फ्री में बेचा, फ्री में दिया और बोला कि आप अपने वीडियो के अंदर इसका क्या करो? प्रमोशन करो। तो जब उन लोगों ने ऐसे प्रमोशन किया तो ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि भाई आज के टाइम में लोग टीवी से ज्यादा क्या देखते हैं? इंटरनेट।
तो उन्होंने इंटरनेट को अपनी मार्केटिंग टारगेट किया। आज अगर हमने टीवी पे वो प्रोडक्ट को नहीं देखा, लेकिन अगर दिन भर में 2 वीडियोस भी देखा और किसी एक इन्फ्लुएंसर ने 2 इन्फ्लुएंसर के मुंह से वो प्रोडक्ट का नाम सुन लिया, तो हमको उस प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है। लेकिन समझो उसने प्रोडक्ट बना दिया और वो मार्केटिंग कर ही नहीं रहा है। आप एक नया प्रोडक्ट बना दो, समझो आपने कोई अच्छा से एक प्रोटीन पाउडर बना दिया बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपने प्रोटीन पाउडर बना तो दिया, अब आपने हर रिटेलर को भी दे दिया, पर रिटेलर के इधर कस्टमर को पता ही नहीं कि ये प्रोडक्ट आया है। तो कस्टमर को पता तो चलना चाहिए कि दुकान में ये प्रोडक्ट है। कैसे पता चलता है? जब आप उस चीज की क्या करते हो, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग की वजह से कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है, और जब उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है तब वो कभी कभी दुकान पे जाएगा तो बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट चाहिए। और अगर नहीं भी मांगा तो उसने अगर कहीं पे उसकी मार्केटिंग देखी थी, एड देखा था, तो वो सामने अगर दुकान में दिख जाता है तो बोलते हैं भाई ये ट्राई करके देखता हूँ। तो मार्केटिंग कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। इंक्रीज द नेशनल इनकम। एवरी इकोनॉमिक रिवॉल्व अराउंड द मार्केटिंग। हर इकोनॉमिक किस पे डिपेंड करते हैं? मार्केटिंग, प्रोडक्शन पे और फाइनेंस पे। प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, उसका अच्छे से मार्केटिंग होना चाहिए और उसको प्रॉफिट होना चाहिए। एंड द साइंटिफिकली organized marketing activity help in economic development of the country. Effective marketing of product and service result into industrialization jobs in में एक एग्जांपल मैं वापस से आपको लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वाव वाले को बोला, समझो अब वाव जो प्रोडक्ट आया था, इसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। ये अलग अलग शैम्पू ये सारी चीजें बनाते हैं। इसने जब प्रोडक्ट बनाया तो इसने मार्केटिंग किया। अब इस बंदे ने अगर मार्केटिंग नहीं किया होता तो पब्लिक को इसके प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता चलता, और कुछ टाइम के बाद ये कंपनी बंद हो गई होती, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं तो सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं तो वो लॉस में जाना फिक्स है। बट उसने क्या किया? मार्केटिंग किया। जब उसने मार्केटिंग किया तो इस चीज के लिए उसको कुछ लोगों को रखना पड़ा, तो यहाँ पे लोगों को क्या मिला? जॉब मिला, काम मिला। जब उसका बिजनेस अच्छा चला, बहुत सारे लोगों ने उसका प्रमोशन किया, तो उसका सेल होना स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? उसका अच्छे से सेल होना स्टार्ट हुआ। तो जब उसका प्रोडक्ट सेल हुआ तो अब बहुत सारे सेल करने के लिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला ट्रांसपोर्टर्स आएंगे, होलसेलर्स आएंगे, रिटेलर्स आएंगे। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे सेल हुआ। किसको सेल हुआ? कस्टमर को। अब धीरे धीरे ये कंपनी चल गई, कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी क्योंकि उसने मार्केटिंग अच्छा किया। मार्केटिंग अच्छा करने से लोगों को जॉब दिया, प्रोडक्ट उसका। तो इस तरीके से क्या होता है कि जैसे वाव वाले ने मार्केटिंग की, मार्केटिंग से उसका प्रोडक्ट सेल होगा, कस्टमर के पास जाएगा, तो वाव की कंपनी बढ़ रही है। और जितनी एक इंडस्ट्री बढ़ेगी उतना वो अपने यहाँ पे लोगों को जॉब रखेंगे, और जब जॉब पे रखेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। और अगर कंट्री के अंदर, मैं बोलती हूँ एक घर के अंदर 10 लोग हैं, 10 में से सिर्फ 5 लोग जॉब करते थे तो इनकम कम थी, लेकिन 10 के 10 को जॉब लग जाए तो पूरी घर की इनकम बढ़ेगी ना। तो अगर कोई इंडस्ट्री बढ़ती है तो वहां पे काम करने के लिए लोग बढ़ते, काम करने के लिए लोग बढ़ते, तो वो कंट्री की भी इनकम के ऊपर इफेक्ट होता है, जिससे क्या होता है? हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। मार्केटिंग रिसर्च हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर। सीधी चीज है, बिकेगा वो जो कस्टमर को चाहिए। अगर तुम कस्टमर के हिसाब से दोगे तो ही प्रोडक्ट जाएगा। कस्टमर को जो चाहिए अगर वो नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा नहीं। तो अगर आप मार्केटिंग करते हो तो आपको ये पता चलता है कि भाई कस्टमर को चाहिए क्या। अगर बारिश का टाइम है तो वो रेनकोट लेके घूमेगा, वो विलन को क्लोथ्स लेके नहीं घूमेगा। तो उसकी नीड के हिसाब से हमको प्रोडक्ट समझ में आता है। It helps in developing the product which fulfill the customer expectations. मार्केटिंग से हमें पता चलता है कि भाई कस्टमर को जो चाहिए हम वो बनाए, ताकि उनको जो हमसे एक्सपेक्टेशन है हम उनको दे सके। Customer review collected through the different sources and can help the organization to make the necessary changes in the product. पहले अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं बना रही हूँ तो ऐसा नहीं, अरे हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, चलो सुबह सुबह कंपनी खोलती प्रोडक्शन करती है, ऐसा नहीं होता है। पहले अगर मैं मार्केट में कोई सामान बेचने के लिए डालने वाली हूँ तो पहले मुझे मार्केट का सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मार्केट का रिव्यू करना पड़ता है। मतलब मार्केट में जाकर देखना पड़ता है कि कस्टमर ये प्रोडक्ट पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड कितना है। और अगर मैं रिव्यू करने के बाद देखती हूँ कि भाई मैं जो कंपनी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, जिस प्रोडक्ट की कंपनी स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, पब्लिक तो उसका डिमांड ही नहीं कर रही है, तो फिर क्यों खरीदेंगे? तो वो मार्केट क्या हो जाएगा धीरे धीरे, मैं मतलब बेसिकली वो कंपनी में स्टार्ट ही नहीं करूंगी कि मैंने मार्केट देख लिया कि प्रोडक्ट वो मार्केट में बिकने वाला नहीं है।
है। Businessmen use marketing to make the consumer aware about the changes such as merge and transfer in ownership that affect the product offering to seek the improved quality. Government regulation prevent the marketers from marketing false. जैसे कि एक एग्जांपल, अब एक कंपनी बोलती है कि क्रीम लगा लो, मेरा क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। बैठे बैठे तुमने बोल दिया कि हाँ गोरे हो जाओगे, अब वो क्रीम आपने 4-5 बार लगाया, आप गोरे नहीं हुए, आप कंपनी पे जाके क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी ये वर्ड यूज करती है कि गोरे लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, पर गोरे नहीं हुए तो तुम क्या कर सकते हो, कंपनी के ऊपर जाकर क्लेम कर सकते हो। इसी तरीके से गवर्नमेंट पूरी तरीके से ये रेगुलेशन देखती है कि कोई भी मार्केटिंग जब कर रहा है तो गलत चीज नहीं बोलना चाहिए, मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं देना चाहिए कि आप ये प्रोडक्ट यूज करो। अभी आप एग्जांपल देखो, एक ओआरएस का ड्रिंक्स आते हैं जो ऐसे बॉक्स के अंदर रहता है, एक और नॉर्मल ओआरएस का पाउच होता है जो आप लेते हैं, एक रेड और व्हाइट कलर का इस तरीके से एक पाउच रहता है। आप वो पाउच खरीदोगे ना तो उस पे लिखा रहता है ओआरएस। ओआरएस का मतलब क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है। और ओआरएस हम लोग कब लेते हैं, जब बॉडी हमारी डिहाइड्रेटेड रहती है, मतलब जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तब हम ओआरएस लेते हैं। अब उस अगर आप वो पैकेट को पलटोगे तो नीचे उसमें बहुत छोटे से अक्षर में लिखा हुआ रहता है कि प्लीज डोंट ड्रिंक ड्यूरिंग द डिहाइड्रेटेड। मतलब जब आपको आप धूप में चल रहे हो, पसीना रहता है, तो नया फैशन चला, हम क्या लेते हैं, ओआरएस का पाउच लेके पी रहे। और आप क्या सोचो, अरे मैं तो ओआरएस पी रहा हूँ और मेरी बॉडी हाइड्रेटेड हो रही है क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पानी कम था, बट एक्चुअल में वो चीज इतनी छोटी सी लिखी रहती है। पर समझो अगर उस ओआरएस की कंपनी ओआरएस आगे लिखा है पर पीछे ये चीज नहीं लिखता, वो क्लेम लिखेगा कि भाई ये ओआरएस डिहाइड्रेशन के लिए नहीं है, ये अलग है, इसका नाम ओआरएस है, ये सोल्यूशन नहीं है, तो मतलब उस कंपनी के ऊपर क्लेम जाएगा। जैसे फ्रेश टोमेटो केचप लिखता है तो उसने पीछे लिखा है कि फ्रेश टोमेटो इज द ब्रांड नेम ऑफ दैट कंपनी, मतलब वो सच में फ्रेश टोमेटो यूज नहीं कर रहा है, वो नाम है, मतलब केचप जो बन रहा है ना वो फ्रेश टोमेटो से नहीं बन रहा है, वो नाम यूज कर रहा है। तो अब ये लोग जो बोलते हैं आगे बड़े में कुछ और लिखते हैं, पीछे छोटे से में लिख के रखते हैं, पर लिखेंगे क्यों लिखना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सीधा बोला है कि किसी भी तरीके का मिसलीडिंग आप कस्टमर के साथ नहीं कर सकते हो, और अगर कोई कंपनी ऐसा करती है तो अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन में वो जाएगा केस और कंपनी को सील भी किया जा सकता है। समझ में आ गया? तो आज का पार्ट हम लोग यहाँ तक का खत्म करते हैं। अब आगे इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस, एक कंपनी को क्या होता है, कंज्यूमर को मार्केटिंग से क्या फायदा होता है, ये सारा डिटेल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए लेकर आएंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।